Welcome to Steve Concept channel students. Today's topic of discussion is calculation of radius of revolving electron. इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, हमने उसका रेडियस कैलकुलेट करना है, हमने देखना है कि उसके लिए कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोहर एटॉमिक मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोहर एटॉमिक मॉडल पर अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल से देखते रहें। तो आइए देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखें, हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस वाले रेडियस यानी और स्पेसिफिक रेडियस रखने वाले ऑर्बिट के अंदर, स्पेसिफिक डिस्टेंस रखने वाले ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर हम बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो एटम का एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें ये एटम है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में है न्यूक्लियस, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है उसको हम कह लेते हैं आर, स्मॉल आर यानी रेडियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है उस वेलोसिटी को वी कह लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको एम कह लेते हैं। ये एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर जी होगा। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जी, क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम जी से डिनोट करते हैं। ये चीज़ें हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम इलेक्ट्रॉन के रेडियस तक पहुंचने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन पर दो किस्म की फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है। पहली फोर्स है कूलम फोर्स। किस तरह से? कूलम फोर्स क्या है कि दो चार्ज अगर हों, उन चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की या रिपल्जन की फोर्स होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है ई, और यहाँ पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्स है जिसको हम कूलम फोर्स कह सकते हैं। चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एक्ट करती है उसको कूलम फोर्स कहा जाता है। यहाँ पे कूलम फोर्स मौजूद है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व तो करता है लेकिन न्यूक्लियस की तरफ जाता नहीं है, न्यूक्लियस उसको धक्का दे रहा है। यानी एक यहाँ पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगी न्यूक्लियस की जो उसको घुमा के रख रही है, लेकिन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है जो उसको न्यूक्लियस की तरफ खींच नहीं रही, न्यूक्लियस से धक्का दे रही है ताकि वो न्यूक्लियस से टकरा ना जाए। तो यहाँ पे दो किस्म की फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है और दूसरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है जिसको हम कूलम फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, इन दो फोर्सेस के इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस कैलकुलेट करेंगे। देखें, अगर मैं इन दो फोर्सेस की बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस वक्त कूलम फोर्स लग रही है वो फोर्स किसके इक्वल होगी, उस फोर्स को हम एफ से डिनोट कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, एफ इज इक्वल टू वो फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक तो न्यूक्लियस का चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिनोट करते हैं, अच्छा न्यूक्लियस का पहले लिख लें। न्यूक्लियस का चार्ज होगा जी पॉजिटिव। अब यहाँ पे जी पॉजिटिव क्या है, जी क्या है, ये प्रोटॉन की तादाद है यानी एटॉमिक नंबर है, और ई पॉजिटिव है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इसको प्रोटॉन के चार्ज को ई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, तो ई पॉजिटिव लिख दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक ही है तो इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। प्रोटॉन जी प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर जितना है उतनी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दरमियान में जो रेडियस है इसका ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो यही है कूलम फोर्स जो है इसके रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ई और ये ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, चार्ज डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे वाला भी मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा जी ई स्क्वायर, नीचे बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन गई कूलम फोर्स। इसी तरह से दूसरी फोर्स इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। वो फोर्स किसके इक्वल है, उसको एफ से डिनोट करते हैं। वो फोर्स इक्वल होगी एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फार्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम ही होती है, फार्मूला दोनों का सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क होता है। तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर ये लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या न्यूक्लियस से दूर जा रहा है? नहीं जा रहा। अगर ये न्यूक्लियस की तरफ आता तो हम कहते कि जो कूलम फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है वो ज़्यादा है, इस वजह से न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है। अगर ये न्यूक्लियस से दूर चला जाता तो हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो धक्का दे रही है वो फोर्स ज़्यादा है।
तो इसलिए न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। लेकिन ना ये न्यूक्लियस की तरफ आता है ना न्यूक्लियस के उससे जो है वो दूर जाता है, ये अपने ऑर्बिट में जो है वो अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। तो ये वाली फोर्स इस फोर्स को काउंटर बैलेंस कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं करता इधर उधर, ठीक है। क्योंकि ये फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रही है, तो हम क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं mv² बाई r इज इक्वल टू g² बाई 4πε0 r², ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अच्छा, यहाँ पे ये जो ε0 है इसको हम कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी, ठीक है। इसको वैक्यूम परमिटिविटी कहा जाता है। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ε0 की। इसकी वैल्यू होती है ε0 की 8.84 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। ये इस कांस्टेंट की, बाकी चीज़ों की वैल्यू हमें पता ही है। बाकी ये हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं रेडियस के लिए, तो रेडियस की तरफ जाते हैं। देखें यहाँ पर आपको r नज़र आ रहा होगा, इधर r² है, ये r² इधर आ जाएगा तो बनेगा mv² r² बाई r, यानी ये एक r कट जाएगा, ठीक है, दूसरा r इधर आ जाएगा। तो ये हम जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ये बन जाएगा mv², ये r आ गया इस साइड पे, दूसरे एक r से कट गया, इस साइड पे बना, इधर रह गया जी g² बाई, ये ऊपर लिख लें थोड़ा, mv² r बना g² बाई 4πε0, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब क्या करें, ये जो mv² है इसको उधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा g² डिवाइड बाय 4πε0 mv², ये आ गया r के इक्वल। अब इसके अंदर कौन सी, इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन को आप कह लें इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में ऐसी कौन सी वैल्यू मौजूद है जो हमारे पास हमें हमारे लिए मालूम करना मुश्किल है। एटॉमिक नंबर मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले पता है, 4πε0 की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी पता है हमें, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से वेलोसिटी वाले फैक्टर को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोहर के एटॉमिक मॉडल का लास्ट जो हमने पोस्टुलेट पढ़ा था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो nh/2π के इक्वल होता है। यानी कि हमने पढ़ा था, यहाँ पे लिख ले, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग mvr इज इक्वल टू nh/2π, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। चलें v की वैल्यू निकालते हैं, v बनेगा nh/2π, ये m v उधर, m और r उधर चल गया, mr, ठीक है। लेकिन यहाँ पे v² है, तो v² उधर पुट करना है, तो v² कर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर ले लें, उधर भी स्क्वायर ले लें। इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो ये बनेगा v² इज इक्वल टू n² h² बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, π² m² r², ठीक है, स्क्वायर ले लिया। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे v नहीं है, अगर आप गौर से देखें 1/v है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको यानी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 1/v², तो ये 1/v एक्चुअली इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 1/v कर लेते हैं, ठीक है। इधर भी उल्टा देंगे, उधर भी उल्टा देंगे 1/v करने के लिए, ये बन जाएगा 1/v², ये इक्वल होगा 4π, ये नीचे वाली चीज़ें ऊपर चली गई, π² m² r² बाई n² h², ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को इसमें पुट कर देते हैं, इसको नाम दे लें 2 का, को 1 का नाम दिया, यहाँ पे लिख देते हैं बाई पुटिंग 2 इन 1, 2 को जो है वो हम 1 में पुट करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन उधर पुट करने से क्या बनता है देखते हैं जी। यहाँ पे हमने पुट कर दी, तो ये बन जाएगा r इज इक्वल टू, r इक्वल आ जाएगा किसके, g², वैसे ही g² वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4πε0 m भी वैसे ही, 4πε0 m वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला फैक्टर 1/v² यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी वैल्यू ये है 4πm² r² डिवाइड बाई n² h²। तो जो कटता है उसको काट देते हैं, यहाँ पे देखें ये पाई से पाई कटता है, 4 से
4 कटते हैं, और यहाँ पे और क्या कौन सी चीज़ कट रही है, 1 m से 1 m भी कट जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें कट गई। यहाँ पे r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो गया, 1 r कट जाएगा, हमारे पास बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा जी r, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऊपर लाइट की वजह से जो है वो मैं नहीं लिख रहा, ये नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर लाइट पड़ रही है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा r, सॉरी 1/r, यानी ये r स्क्वायर इधर आके डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद 1 r कट गया, तो एक 1/r बचेगा, 1/r इज इक्वल टू, ये बनेगा g e स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा, 1 m बचा, ठीक है, r तो उधर चला गया, 1 m ऊपर बचा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, ये चीज़ बची है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। हमने r मालूम करना है, इसको उल्टा दें, तो ये उलट जाएगा, इधर भी उलट जाएगा, r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई g e स्क्वायर m, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अच्छा, यहाँ पे n स्क्वायर जो है ये जो है वेरी कर सकता है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये वेरिएबल देखें, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने अभी लिखी, ये कांस्टेंट है, 8.84 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जॉल पर मीटर, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। h प्लांक्स कांस्टेंट है 6.626 क्रॉस 10⁻34 जॉल सेकेंड, ठीक है, h की वैल्यू भी हमें पता है। z जो है एटॉमिक नंबर है, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है, अगर हम हाइड्रोजन की यहाँ पे बात करेंगे तो उसका 1 आ जाएगा, हीलियम की बात करते हैं 2 आ जाएगा, ठीक है, तो e की यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी हमें पता है, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है, सिर्फ n है जो तब्दील हो सकता है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ठीक है, तो आप क्या करें, n को यहाँ से यहाँ लिखने के बजाय इसको हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, h स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, n लिख लेते हैं हम बाहर, इतने को ब्रैकेट में कर दें, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं n स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है इसमें अगर आप हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं, हाइड्रोजन के लिए फॉर हाइड्रोजन यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए जी की वैल्यू क्या है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, ये जी की वैल्यू 1 आ जाएगी हाइड्रोजन के लिए, 1 पुट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर देंगे, मास पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एच की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट करने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। उस कांस्टेंट वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है देखें, उसकी वैल्यू है जी, उस कांस्टेंट की वैल्यू है इतने, इस सारे की जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो है r इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है 0.529, कांस्टेंट की वैल्यू है 529, तो यहाँ पे हमने 529 जो है वो पुट कर दिया। अब अच्छा, ये जो 529 है ये मीटर में है, सॉरी इसके साथ 10⁻⁻10 भी है, ठीक है, ये उस कांस्टेंट की वैल्यू है। आप इसको जो है वो r की टर्म में लिखने के बजाय इसको हम जो है वो इसकी वैल्यू बना देते हैं, यानी ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें कि ये एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बाई जी ई स्क्वायर m की वैल्यू है, ठीक है, ये इतने कांस्टेंट की वैल्यू है, और ये आती है मीटर में। हमें पता है 10⁻⁻10 जो होता है इसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर, ये डिस्टेंस की जो है वो एक प्रीफिक्स है डिस्टेंस का, जिसको एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है, ए नोट से इसको डिनोट किया जाता है, तो ये बन जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो ये 10⁻⁻10 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है, यहाँ पे मेंशन कर लें 10⁻⁻10 मीटर, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आगे हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये देखें जी, ये मैं इधर से मैं रेस कर देता हूँ, ये आपने नोट करना हो तो आप पॉज करके जो है वो वीडियो को नोट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ पे इस की जो वैल्यू हमने मालूम की है कांस्टेंट की, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, उसको इक्वेशन को कोई नाम दे लें और यहाँ पे पुट कर दें, तो ये बन जाएगा r इज़ इक्वल टू, यहाँ पे r इज़ इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर, ऐसे ही है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई रेडियस की। अब आपने जिस भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है उसके n की वैल्यू बस यहाँ पे पुट करनी है, आपके पास रेडियस आ जाएगा ऑर्बिट का। मालूम करते हैं जी फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज़ इक्वल टू 1, उसका जो ऑर्बिट नंबर होता है, जो शेल नंबर होता है वो 1 होता है, या उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, 1 होती है इसकी वैल्यू, तो ये बन जाएगा फिर r1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 का स्क्वायर पुट करें वो वही का वही रह जाएगा, तो ये बनेगा 0.529
एंगस्ट्रॉम। तो पहले ऑर्बिट का रेडियस जो होता है, पहले ऑर्बिट का जो रेडियस होता है, जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होता है वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दूसरे का अगर मालूम करना हो तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर पुट करेंगे, R2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ये इतना 2 स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2.11 R स्क्वायर, R2 सॉरी, ये R2 है, यानी सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस 2.11। इस तरह से थर्ड ऑर्बिट का रेडियस मालूम करें वो 4 पॉइंट समथिंग ऐसे आ जाएगा, जो भी आता है, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, यहाँ पे 3 स्क्वायर पुट कर देना है, यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.529 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। इस तरह से R4 मालूम कर लेंगे 0.529 मल्टीप्लाई बाई 4 स्क्वायर, ठीक है। जिस भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम करना है यहाँ पे उसका क्वांटम नंबर पुट करते जाना है, उसका ऑर्बिट नंबर पुट करते जाना है, तो आपके पास उस ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात काबिल गौर है, पहले ऑर्बिट का रेडियस आ रहा है 0.5 समझ लें, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि राउंड ऑफ किया हमने, अब फर्ज करें 0.5, तो दूसरे ऑर्बिट का आ रहा है 2, देखें इसको 2.11 को 2 समझ लें, दूसरे ऑर्बिट का 2 आ रहा है, 2 और 0.5 इसमें कितने का डिफरेंस होता है? 0.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 4 के साथ, फिर तकरीबन 2 बनता है। यानी कि पहले ऑर्बिट का रेडियस दूसरे ऑर्बिट के रेडियस की अगर हम बात करें, पहले ऑर्बिट का रेडियस इतना है तो दूसरे का इससे 4 गुना होगा, ठीक है। यानी कि हर आने वाला अगला रेडियस पहले की निस्बत ज़्यादा दूर होता जाता है, ठीक है। ये रेडियस यहाँ पे है, ये ऑर्बिट यहाँ पे है, तो अगला ऑर्बिट इससे इस डिस्टेंस के 4 गुना फासले पे बनेगा। तो आने वाला हर अगला जो ऑर्बिट होता है उसका रेडियस पहले के स्क्वायर की निस्बत जो है वो बढ़ता जाता है, उसका स्क्वायर की निस्बत बढ़ता जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n का स्क्वायर है तो वो बढ़ता जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो ऑर्बिट है। ऑर्बिट कैलकुलेट करने के लिए जो सारी कैलकुलेशन है बोहर का एटॉमिक मॉडल इस्तेमाल करके। तो अगर इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।